फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड कहता है क्या वेकेशन। फिर जोसेफ कहता है तुमने सही सुना, तुम्हें हाउस ऑफ कन्नौर से इनविटेशन आया है, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर ब्लेड कहता है लेकिन आपको ये बात कैसे पता। फिर जोसेफ कहता है अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, ग्रेगोरी के वेसल ने एक्साइटमेंट में ये बात सभी को बता दिया। फिर ब्लेड समझ जाता है कि ये बात जोसेफ तक कैसे पहुंची। जोसेफ कहता है मैं तुम्हें पहले से ही कुछ खाली समय देने के बारे में सोच रहा था, अब तो तुम्हारे पास एक ऐसी जगह भी है जहां तुम जाना चाहते हो, तो मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई भी रीजन नहीं है। फिर ब्लेड शुक्रिया सर जोसेफ बोलता है। फिर उसके बाद वो जैगर की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैगर तो ब्लेड की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसे देखकर जोसेफ को कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर जोसेफ स्माइल करते हुए सोचने लगता है ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, मैं आसानी से इस ऑकवर्डनेस को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर ब्लेड मन ही मन सोचने लगता है इसकी वजह से मेरा काफी दम घुट रहा है, क्या मुझे बस ग्रीट करके चले जाना चाहिए। फिर जैगर कहता है भले ही ये वेकेशन क्यों ना हो, लेकिन एक नाइट को अपनी शॉट कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ब्लेड कहता है ठीक है सर जैगर। फिर जैगर कहता है अगर तुम एक दिन ट्रेनिंग मिस करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम एक हफ्ते ट्रेनिंग मिस करते हो तो दूसरों को पता चल जाएगा। फिर जैगर अपने मन ही मन सोचने लगता है मैं जानता हूँ कि वो कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ट्रेनिंग को जरा भी छोड़ेगा, लेकिन मैं उसे ऐसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं और वो अपना रास्ता ना भटक जाए। फिर जैगर कहता है ठीक है, जब तुम वापस आ जाओगे तो हम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। इस बात को सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है सर जैगर। फिर जोसेफ कहता है इसके अलावा तुम घोड़े के लिए ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जिस तरह की तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे लगता नहीं कि कन्नौर हाउस भी इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। फिर जोसेफ कहता है तुम्हें बस ये पता लगाना है कि घोड़े तुम्हें किस हद तक रिजेक्ट करते हैं, और जो घोड़ा सबसे कम रिजेक्ट करता है तुम्हें बस उसके रीजन के बारे में पता लगाना है। फिर ब्लेड ठीक है सर जोसेफ बोल के वहां से जाने लगता है। फिर जोसेफ कहता है मेरे लिए तुम्हें कोई भी गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। फिर ब्लेड कहता है ठीक है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर ब्लेड अपने मन ही मन सोच रहा होता है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आऊं। ऐसा लगता है जो पिछली बार पोटली से मुझे जामुन मिला था उसे सर जोसेफ ने काफी एंजॉय किया है, और जामुन वही मीट का टुकड़ा है जिसे ब्लेड ने पोटली से पीटने वाले दिन लिया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। फिर उसके जाने के बाद उस रूम में खामोशी छा जाती है। फिर ब्लेड सीरियस होते हुए कहता है कन्नौर हाउस। जैगर कहता है अगर चीजें अच्छे से रही तो वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। फिर जोसेफ कहता है ये पॉसिबल है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। फिर जैगर कहता है तो क्या वो उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर जोसेफ कहता है वो इस तरह का पर्सन है, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो दूसरे से सीधे सीधे मांग लेते हैं, पर मेरा जरा भी इरादा ब्लेड को उन्हें देने का नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड थोड़ा सा परेशान था, जहाँ पर कुछ लोग उसे तैयार कर रहे होते हैं। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है आखिर मैं फिर से यहाँ क्यों हूँ, और उसके सामने ओक्साना होती है जो कहती है ये कलर तुम पे काफी अच्छा लग रहा है और लेदर आर्मर के साथ तुम काफी सूट कर रहे हो, साथ ही तुम्हारी बॉडी भी पहले से काफी अच्छी है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें क्या पहनाऊं, तुम सभी कपड़ों में अच्छे लगते हो। फिर ब्लेड शर्माते हुए कहता है शुक्रिया मिसेस ओक्साना। फिर ओक्साना कहती है तुम वेकेशन में कन्नौर हाउस जा रहे हो, मैंने सही कहा ना, जब कोई भी तुम्हें अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करे तो तुम्हें अच्छे से तैयार होके वहाँ जाना चाहिए, ये एक कोर्टसी है जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज ना किया जाए। फिर वो ब्लेड के पास आते हुए कहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे क्रिटिसाइज ना करे, तो तुम अच्छे से इसे समझ गए ना। और इसे सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो गया था और ओक्साना यहाँ पर ब्लेड को अपने बच्चे की तरह देख रही थी। फिर ब्लेड शर्माते हुए कहता है ठीक है मिसेस ओक्साना। फिर ओक्साना कहती है इस वेकेशन के बाद मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर लेकर आऊंगी, किसी लेडी के हॉनर को अपने हाथों से एक्सेप्ट करना ये गलती एक बार के लिए काफी है, क्यों मैंने सही कहा ना। ये सुन के ब्लेड कहता है मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। फिर ओक्साना कहती है नाइट के पोजीशन के हिसाब से तुम एक हॉनररी नाइट हो, इसलिए तुम्हें उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। फिर ब्लेड कहता है ठीक है मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा। फिर ओक्साना अपने मेट से एक बकेट बुलाती है जिसके अंदर लेमन्स थे।
फिर वो कहती है जोसेफ इसे पिछली बार लेकर आया था और किसी के घर खाली हाथ जाना बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होता। फिर ब्लेड कहता है आपको मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ऑक्साना कहती है तुम्हें एक अच्छा ब्रेक मिला है तो इसे अच्छे से एंजॉय करना और सेफली वापिस आना। फिर उसके बाद वो ऑक्साना के रूम से बाहर चले जाता है। फिर उसकी नजर सामने पड़े खिड़की की तरफ जाती है जहाँ वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपने जगह से बाहर आ गया हूँ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। फिर वो पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ वो जेमिना के साथ था। फिर वो जेमिना के बारे में सोचने लगता है कि जेमिना अभी कॉन्वेंट में है, मतलब अभी चर्च में है। आखिर वो अभी क्या कर रही होगी। मुझे यकीन है तुम भी वहाँ पर बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहनी होगी जो तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। फिर उसके बाद हमें एक कॉन्वेंट या चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी। वाइजर्ड हाउस होल्ड का एक वेसल अपना बहुत नाम बना रहा है। उसने तो डेरमर में अपने ऑरा को भी यूज किया था। मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। और वहीं पर जेमिना फर्श को पोछा लगा रही थी। फिर वो लोग आगे कहते हैं मैंने सुना है कि उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। इस बात को सुनकर जेमिना एक पल के लिए वहीं पे रुक जाती है। फिर वो लड़कियां कहती हैं इतनी कम उम्र में ऑरा का यूज करना शायद वो एक नोबल भी हो सकता है और वो जल्द ही नॉर्थ का एक नाइट भी बन सकता है। फिर उनकी बात सुनकर जेमिना अपने मन ही मन सोचने लगती है ये ब्लेड बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इतना जल्दी इतना कुछ कर सके। मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी कि वो हेल्थी और अच्छा हो। फिर तभी वो लड़कियां जेमिना को पोछा ना मारता देख कहते हैं हे लाल वालों वाली लड़की अचानक तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे, आखिर तुम्हारी काम चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई जबकि तुम इस जगह को बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लायक नहीं हो। ऐसा लगता है कि अगर तुम पूरी जिंदगी भी यहाँ पर काम करती हो तो भी तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। तो जल्दी से पोछा मारो क्योंकि इसके बाद तुम्हें प्लेट भी साफ करनी है, नहीं तो तुम्हें मदर सुपीरियर से डांट सुननी पड़ेगी। नहीं तुम्हारी ऐसी कोई जगह है और नहीं तुम्हारे लोग हैं जिसके पास तुम जा सकती हो, तो तुम्हें इन सभी कामों की आदत डाल लेनी चाहिए। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं तो लंच से पहले ये सारा का सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेमिना कहती है मैंने ये काम पहले ही रोजेस इस्माइल से सीख के अच्छा किया और रोजेस इस्माइल वही सुआर की छोटी बस्ती का नाम है जहाँ ब्लेड भी रहा करता था। फिर वो पहले की बातों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाती है जहाँ मदर सुपीरियर कहती है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी ज्वाइन हो सकता है, कॉन्वेंट गॉड के सबसे करीब जगहों में से एक है। हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसी लड़की को नहीं लेंगे जो उस जैसे घटिया जगह पे रहती थी। फिर मर्सिला चिल्लाते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ये सभी लड़कियां वर्जिन हैं, अगर तुम चाहो तो इसे बिशॉप से चेक करा सकती हो। फिर मदर सुपीरियर कहती है लेकिन इन सब के बाद भी हम इन्हें अचानक से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। फिर मर्सिला चिल्लाते हुए कहती है लेकिन ऐसा तुम क्यों नहीं कर सकते, मैं इस जगह को काफी लंबे समय से पैसा देती आई हूँ और वो पैसा इन बच्चों को 10 साल से भी ज्यादा खिलाने के लिए काफी है। और इस सवाल का जवाब मदर सुपीरियर के पास भी नहीं होता। फिर जेमिना मर्सिला से कहती है लेकिन आप क्या करोगी। फिर मर्सिला कहती है तुम्हें पहले अपने बारे में चिंता करना चाहिए, तो तुम लोग पहले जल्दी से अंदर जाओ। फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं तभी मदर सुपीरियर कहती हैं भले ही ये लोग जा सकते हैं लेकिन तुम नहीं जा सकती। फिर मर्सिला कहती है मुझे पहले से ही उम्मीद था कि ऐसा ही होगा, तो प्लीज इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, ये लोग काम करने में काफी अच्छे हैं। फिर तभी जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। फिर तभी मर्सिला चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से तुम लोग अंदर जाओ और वो उन लड़कियों को लेकर अंदर जाने लगते हैं। फिर तभी एक हाथ आता है और वो मर्सिला को बुरी तरह से पकड़ लेता है और वो मर्सिला को गाली देने लगता है, जिसे देखकर जेमिना रोते और चिल्लाते हुए रोकने के लिए कहती है और वो मर्सिला को आवाज दे रही होती है, लेकिन वो लोग मर्सिला के बाल को पकड़ के उसे घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। फिर तब कॉन्वेंट का दरवाजा भी बंद हो जाता है। यही सब याद करके प्रेजेंट टाइम में जेमिना रोने लगती है और वो ब्लेड को आवाज देकर पुकारने लगती है। फिर उसके बाद हमें ब्लेड का सीन दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देख के हैरान होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है भले ही ये कोई नोबल ना हो लेकिन इनका इस तुरमा में इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है। फिर उनके फैमिली का बटलर ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर आपका वेलकम है। फिर पोर्टली बटलर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके पास जाके उसे गले लगा लेता है। फिर पोर्टली कहता है आपसे मिला काफी लंबा समय हो गया
गया, मैं सच में आपको बहुत मिस कर रहा था। फिर बटलर कहता है इतना लंबा समय के बाद आपको देखकर मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। फिर पोटली कहता है मेरे फादर अभी कहाँ हैं? फिर बटलर कहता है अचानक से कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आ गए हैं, इसलिए वो उनके साथ अभी बिजी हैं। फिर बटलर कहता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना पहले हम अपने फैमिली के प्राइड रेंच को देखें। फिर ब्लेड कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बटलर भी इसके लिए शुक्रिया कहता है। फिर ब्लेड कहता है लेकिन मैं सबसे पहले घोड़े को देखना चाहता हूँ, क्योंकि सच में मेरे पास इसके लिए काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। फिर बटलर कहता है फैमिली हेड आपको सबसे महंगे घोड़े दिखाएंगे, तो बाकी घोड़ों को मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए इस तरफ चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से घोड़े देखने के लिए चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है घोड़े जैसे ही ब्लेड को देखते हैं वो ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और घोड़े के साथ साथ वहाँ जितने भी जानवर मौजूद थे वो सभी भी डर के भाग जाते हैं, और कुछ ही समय में वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है, जिसे देखकर ब्लेड निराश होते हुए सोचने लगता है घोड़े तो छोड़ो, मैं एक गाय की भी सवारी नहीं कर सकता। फिर बटलर कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसे लगता है शायद आपको चर्च जाना चाहिए। फिर ब्लेड कहता है मैं बिल्कुल भी श्रापित नहीं हूँ, क्या आप प्रीस्ट एंड्रू को जानते हैं? वो मेरे गारंटर हैं। इसे सुनकर बटलर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए। फिर ब्लेड अपने मन ही मन सोचने लगता है ये चीज मुझे धीरे धीरे करके मार रही है, आखिर ऑरा का यूज करने का क्या ही फायदा जब मैं घोड़े की सवारी ही नहीं कर सकता। फिर ब्लेड निराश होते हुए कहता है जब हर कोई घोड़े में राइड करते हुए अटैक करेगा तो वो देखने में कितना ज्यादा औसम लगेगा, लेकिन मैं उनके पीछे अकेले रहूंगा जो धूल में उनका पीछा कर रहा होगा। फिर पोटली उसे दिलासा देते हुए कहता है तुम रेंज के यहाँ पर सभी के सभी घोड़े को देख सकते हो जो बैटल, राइडिंग, वर्किंग, स्लॉटरिंग सभी के लिए हैं। मैं तुम्हें सारे के सारे घोड़े दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कोई तो ऐसा घोड़ा होगा जो तुम्हारे लिए होगा। फिर ब्लेड निराश होते हुए कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर पोटली कहता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर पोटली कहता है यहाँ पर एक काफी अच्छा घोड़ा है जो एक काफी अच्छे ब्लड लाइन का आता है, जिसे मेरे फादर ने हाल ही में लेकर आए हैं, मैं उन्हें कहूँगा वो जरूर तुम्हें दिखाएं। फिर पोटली ब्लेड के पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं तो उसे हम कल देखेंगे, आज हमें खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीट को पकाते हुए दिखाया जाता है, और वहाँ पर कई सारे लोग थे जो लोग मीट को पका रहे थे। फिर ब्लेड कहता है सच में इसकी स्मेल काफी अच्छी है, ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी फैमिली इसके अलावा कोई दूसरा काम करती होगी। ये सुन के पोटली हंसने लगता है। फिर तभी एक आवाज आती है जो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, और वो पर्सन कहता है तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है, मैं फैमिली हेड ऑल्सन कन्नौर हूँ, और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे जैसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को रिसीव करने नहीं आ पाया। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है सर आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं ब्लेड हूँ, सर जैगर का वेसल। फिर ऑल्सन कहता है तुम्हें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, तुम्हारे बारे में इस तुरमा में पहले ही खबरें फैल चुकी हैं। फिर वो उसके पेट को थपथपाते हुए कहता है तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है ये वो लड़का है जिसने बहुत लंबे समय बाद पहली बार स्वॉर्ड मास्टर कोड को यूज किया है, जैसे कि एक नए चमकते हुए तारे ने जन्म लिया हो। ये इस तुरमा की प्राइड है। मेरे बेटे पोटली तुमने सच में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बनाया। फिर वो कहता है तो चलो हम अंदर चलते हैं, अंदर खाना तैयार है तो क्यों न हम खाना खाते हुए बात करें। मैं सच में इस हाउस के लॉर्ड होने के नाते काफी ज्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पर इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं। फिर उसकी बात सुनकर ब्लेड सोचने लगता है उन्होंने कहा कि आज इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई और भी है जो हमें ज्वाइन कर रहा है। फिर ओल्सन कहता है इन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट से आए हुए जितने भी लोग हैं वो सभी यहीं पर इकट्ठा हैं, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। उसके बाद सुनकर ब्लेड सोचने लगता है क्या उन्होंने बजट कहा, पर वो आखिर कौन लोग हैं। फिर ब्लेड जैसे ही अंदर आता है वो सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके सामने रूटीगर होता है जो कहता है तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, तुम कैसे हो। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है मिस्टर रूटीगर मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं आपको यहाँ देखूंगा। फिर रूटीगर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि आज तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ खाओगे। तो मैंने सुना है कि यहाँ का खाना जो तैयार हुआ है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता। फिर ब्लेड अपने मन ही मन अपने आप को कोस रहा होता है आखिर मैंने उस दिन इनसे पीनट लेने से मना क्यों किया। फिर वो सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी रूटीगर के लोग थे वो लोग ब्लेड को गुस्से से घूर घूर के देख रहे थे और वो नाइट्स ब्लेड को ऐसा देख रहे थे
जैसे कि वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। फिर ब्लेड उन्हें देखकर सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से रॉन्ग साइड में हूँ। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो लोग मुझसे इतना ज्यादा नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने मिस्टर रूटिगर के काइंडनेस को साफ साफ मना कर दिया था और सबऑर्डिनेट के तौर पे मैंने इनके वेसल्स को काफी बुरी तरह से पीटा है। अगर मैं इनके बीच गलती से भी फंस गया तो मेरा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर ब्लेड कहता है, आज के लिए ये ठीक है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा था। फिर रूटिगर कहता है, क्या सच में ऐसी ही बात है? फिर रूटिगर उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर वेकेशन में आए हो, तो क्या तुम्हारे पास कल कुछ समय हो तो क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगे? फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूटिगर और उसके नाइट्स तैयार होकर कहीं जा रहे थे। फिर ब्लेड तभी सामने देख के सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके सामने एक लड़की थी जिसके कान किसी जानवर की तरह थे। फिर वो लड़के ब्लेड को कहती है, तुम मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या तुमने इससे पहले कभी बीस्टमैन ट्राइब के लोगों को नहीं देखा? और इस लड़की का नाम होता है डोरथी। फिर ब्लेड कहता है, यहाँ पर कोई भी चीज मेरे लिए पहली बार ही होती है। फिर डोरथी कहती है, तब तो ठीक है, क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते तो ये काफी ज्यादा अजीब होता। मैंने सुना है कि तुम सोआर के छोटी बस्ती से आए हो, तो तुम आखिर वाइजेट के वेसल कैसे बन गए? फिर ब्लेड कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर इसे मिस्टर रूटिगर के मेज से कंपेयर किया जाए जो कि एक बीस्ट मैन है। इस बात को सुनकर डोरथी को गुस्सा आ जाता है। फिर डोरथी कहती है, मैंने सुना है कि तुम ऑरा का यूज कर सकते हो, तो कैसे कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता जबकि वो ऑरा को यूज कर सकता है, जबकि वो फैटी भी अच्छे से घोड़े की सवारी करना जानता है। फिर ब्लेड कहता है, जिंदगी हर एक छोटी बड़ी चीजों को दिखाती है। फिर डोरथी कहती है, लेकिन अगर तुम इसे किसी भी तरह से सोचो ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है, क्या ये बोलते हुए कभी थकती नहीं? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर बिना बुलाए वेकेशन पर आ गया। फिर डोरथी कहती है, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? जिसके वजह से ब्लेड गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, क्या सभी बीस्टमैन तुम्हारी तरह इतना ज्यादा बोलते हैं? फिर डोरथी कहते हैं, क्या मैंने अपने जैसे लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन सुना? फिर ब्लेड कहता है, तो क्या सभी में इतना ज्यादा बात करते हैं? फिर डोरथी कहते हैं, क्या मैंने अभी अपने काम के लिए डिस्क्रिमिनेशन सुना? फिर रूटिगर कहता है, डोरथी इसे परेशान करना बंद करो, वैसे भी इसे लाना यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर डोरथी कहती है, ये मुझे देखकर इस तरह से बर्ताव करता है जैसे कि इसे कब्ज हो गया हो। फिर रूटिगर कहता है, अगर तुम उसे परेशान करोगे तो कोई भी ऐसा ही करेगा। ये बात सुनकर डोरथी भी कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर तभी एक नाइट रूटिगर के पास आता है और कहता है, जरा सामने देखिए, यहाँ से आसपास का सारा एरिया खुला हुआ दिख रहा है जिससे हम अच्छे से चारों तरफ देख सकते हैं। फिर पोटली कहता है, लगता है हम लोग यहाँ से हंटिंग करने वाले हैं। फिर ब्लेड सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता वो लोग हंटिंग करने वाले हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक बाज को पिंजरे से भी बाहर नहीं निकाला। फिर तभी एक नाइट कहता है, सामने की तरफ देखिए मिस्टर रूटिगर। फिर रूटिगर कहता है, हम लोग सच में काफी ज्यादा लक्की हैं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हम लोग पिलग्रिम के ग्रुप को यहाँ पर देखेंगे। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, पद यात्री या पैदल चलने वाले लोग। फिर रूटिगर कहता है, हमारे झंडे को लहरा दो जिससे सिग्नल से हमारा इरादा उन्हें पता चले, ताकि बिल्कुल भी उन्हें खतरा महसूस ना हो। फिर वो लोग बैजेट हाउस होल्ड के झंडे को फहरा देते हैं। फिर रूटिगर कहता है, तो चलो अच्छे से समय लें और अपने शिकार को ढूंढें। फिर तभी हमें एक घोड़े का झुंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक काला घोड़ा था जो सभी से अलग था और बाकी घोड़े वहाँ पर घास चर रहे थे। फिर तभी वो जगह कांपने लगती है और वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। फिर तभी पता चलता है कि उस घोड़े के नीचे कोई बहुत ही बड़ी चीज है जिसके वजह से जमीन कांप रहा है।